गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक छोटा सा क्लिप आपके सामने लेकर के आए हैं और ये क्लिप दरअसल आपको बहुत बड़ा संदेश देने वाला है और आपकी संस्कृति के प्रति, आपकी कल्चर के प्रति जो अलगाव हो गया है वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति में या कंज्यूमर कल्चर में। जिस तरह से हम लोग विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर हम कहीं ना कहीं उन संस्कृतियों से पृथक होते चले जा रहे हैं और उसे ढोंग, दिखावा या आडंबर समझ करके अलग होते जा रहे हैं। उसका कितना बड़ा नुकसान हमें या कितना बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ रहा है कि जिसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे बड़े बुद्धिजीवी हो, थिंकर हो, दार्शनिक हो या प्रगतिशील मानव हो या बौद्धिक इंटेलेक्चुअल हो, उन सबों के लिए आज सोचने का या चिंतन करने का विषय बना हुआ है। और इसका प्रमुख कारण यही है कि हम किसी न किसी तरह से अपने आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं और ये हमारे लिए घातक है। हमारे ही लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, जीव जगत के लिए, पृथ्वी के लिए और समाज के लिए भी, चाहे वो कहीं का भी समाज हो, यूरोपियन समाज हो या अमेरिकन समाज हो, एशियन समाज हो, चाहे किसी भी कल्चर की बात करें, सभ्यता की बात करें, सबके लिए खतरनाक है। वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गांव के पंचायत लेवल से लेकर के पार्लियामेंट लेवल तक चर्चा का विषय बना हुआ होता है और वो है सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इको फ्रेंडली। ये 3 वर्ड अक्सर आपको सुनने को मिलेगा चाहे किसी भी विषय की बात करें। जब भी सरकार या संस्था या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जब राष्ट्र हित में, समाज हित में और जीव जगत के हित में कोई भी फैसला लेती है तो इन 3 चीज़ों पर बहुत संवेदनशील रहती है और इन तीनों को ख्याल रख करके ही किसी भी चीज़ का निर्णय लिया जाता है कि हमें इस कदम को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। आज मानव दरअसल अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि उसके अंदर एक लालच या ग्रीड का समावेश हो गया है या ग्रीड से ओतप्रोत हो गया है। उसको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अतिरेक संचयन का या सरप्लस स्टोर करने का उसके अंदर एक फितरत पैदा हो गया है और इसके लिए वो कहीं भी जाने के, किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक हो जाता है। हम 3 उन शब्दों की बात करने वाले हैं जिससे आज हम परेशान हैं या जिसको लेकर के हम बहुत संवेदनशील हैं, सजग हैं और चिंतित हैं। और इन तीनों शब्दों को हम पहले बता देते हैं कि क्या है और उसके बाद ये बताना, इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा मकसद है वो ये बताना है कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति, जो सृष्टि के सृजन के साथ ही अपना एग्जिस्टेंस रखती है, यानी कि जीव जगत के इस धरती पर निर्माण के साथ ही उसका भी समानांतर रूप से विकास होना शुरू हो गया था। उसने हमें क्या संदेश दिया है, क्या हम उस संदेशों को आज सस्टेन कर रहे हैं, क्या आज हम उस संदेशों का पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो विवेकानंद ने दयानंद सरस्वती का गो बैक टू वेदास कि वेदों की ओर लौटो क्यों कहा था, उसके माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज ये हमारे लिए जरूरी है। तो कुल मिलाजुला करके 3 वो चुनौती और इसके इन 3 चुनौतियों से निपटने का हमारा वैदिक रेमेडीज या वैदिक उपचार क्या है, क्या हमको बताया गया है और क्या हम सीखे हैं। दरअसल विश्व के समक्ष 3 चैलेंज अभी है। पहला है सस्टेनेबल, इसको हिंदी में कहा जाता है सतत। दूसरा है इंक्लूसिव, इसका मतलब है समावेशी। तीसरा है इको फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरण अनुकूल या पारिस्थितिक अनुकूल। अब थोड़ा सा तीनों को ब्रीफ में समझ लीजिए और ये चैलेंज क्यों है ये समझ लीजिए। उसके बाद इधर ये पेड़ पौधा का जो आकृति है इसके माध्यम से इसका समाधान समझ लीजिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत। हिंदी में सतत का मतलब वो है कि जो जिसकी अस्तित्व निरंतर बना रहे, चाहे कोई भी चीज हो। प्रकृति ने जिस चीज का सृजन किया है, प्रकृति ने जो हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, जो हम मानव जाति होने के नाते या मानव होने के नाते या अन्य जीव जगत जिसका उपभोग प्रकृति से सीधे करते हैं, उस वस्तु का या उस कह सकते हैं कि उत्पादन का या उस पदार्थ का
जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, सस्टेनेबल का सिद्धांत ये कहता है कि उसको निरंतर बनाए रखा जाए। यानी कि किसी भी रिसोर्सेस का, किसी भी संसाधन का उपयोग कुछ इस तरह से किया जाए कि भविष्य में भी उसकी उपयोगिता निरंतर बना रहे और हम उसको उपभोग करते रहे। ऐसा ना हो कि आज हम लालच में आकर के एक ही दिन में या कुछ ही वर्षों में संपूर्ण दोहन कर लें, सब उसको कंज्यूम कर लें। मान लो हमारे पास कोयला है, अब ऐसा ना हो कि हम कोयला बेचने के चक्कर में या ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन करने के चक्कर में संपूर्ण कोयला को ही खनन कर लें कुछ ही दिनों में और बेच करके ख़त्म कर दें। तो सस्टेनेबल ये कहता है कि किसी भी जो रिसोर्सेस है, कोई भी रिसोर्सेस है, उसका उपयोग कुछ इस तरह से किया जाए कि भविष्य में भी उसका उपयोग निरंतर किया जाता रहे, भविष्य में उसका उपयोग होता रहे और होता भी रहे और उसका निर्माण भी विनिर्माण भी होता रहे। यानी कि आप कुछ इस तरह से उपयोग कीजिए कि आगे भी निर्मित होता रहे, आगे भी उपयोग होता रहे। इसी को सस्टेनेबल कहा जाता है। इसके साथ डेवलपमेंट जोड़ लीजिए तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट का कुछ इस प्रकार का प्रारूप, विकास का कुछ इस प्रकार का प्रारूप जो विकास निरंतर बना रहे, संसाधनों का उपयोग का जो प्रक्रिया है वो उसमें निरंतरता बना रहे। यही हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें संसाधनों की सततता बनी रहे, खत्म ना हो जाए। विकास के नाम पे हम सब खत्म न कर दें। ऐसा ना हो कि विकास के नाम पर हम पूरे पहाड़ को ही तोड़ दें, जंगल को ही काट दें। नहीं, अगर हम जंगल काट भी रहे हैं तो उसके जितना हम काट रहे हैं उतना ही जंगल हम लगाते भी चले, ताकि भविष्य में भी जंगल बना रहे। ये है सस्टेनेबल, यानी संसाधनों की सततता बनाए रखना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहला चुनौती है विश्व के समक्ष। दूसरा है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव डेवलपमेंट दरअसल ये मानव जनित है, या मानव के एक तरह से, हालांकि ये भी मानव जनित ही है, ये भी इसका भी बाधा या इसको भी जिस स्वभाव से मानव यूज कर रहा है इसका भी प्रणेता या जन्मदाता मानव ही है। सस्टेनेबल का भी, इंक्लूसिव का मतलब यह है कि हम अपने संसाधनों का उपभोग करते समय, चाहे कोई किसी भी तरह का हो, कोई भी उत्पादक हो या कोई भी चीज सेवाएं हो, जैसे मान लो कि हम भोजन पकाते हैं या किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, तो वो सिर्फ अपने ही कंज्यूम न करें बल्कि सभी लोगों को अवसर दें, सबको कंज्यूम करने का अवसर दें। जिसको हम लोग अगर पॉलिटिकल थॉट के रूप में देखा जाए तो इसको एक तरह से सोशलिज्म भी कहा जाता है, समाजवाद भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि साम्यवाद भी, समाजवाद का हाइपर वर्जन साम्यवाद भी कह सकते हैं। यानी संसाधनों का कुछ इस तरह से वितरण किया जाए, संसाधनों तक लोगों का पहुंच इस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि सबको मिले। इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। इंक्लूसिव यानी सभी लोग इसमें शामिल हो, समाज के सभी वर्ग, सभी क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाए। ऐसा ना हो कि भारत के किसी एक कोने का डेवलपमेंट हो और दूसरा कोना रह जाए, बिहार का विकास ना हो और महाराष्ट्र का सिर्फ विकास हो, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब मान लो समाज का किसी एक जाति, किसी एक वर्ग का विकास हो और दूसरे वर्ग को छोड़ दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ। यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहने का मतलब यह है कि सबका साथ, सबका विकास, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरा जो वर्ल्ड के समक्ष, वर्ल्ड कम्युनिटी के समक्ष चैलेंज है वो है इको फ्रेंडली। आज हर एक चीज को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मानव के मन में डर हो गया है, उसको एहसास हो गया है, उसको पूर्वानुमान हो गया है कि आने वाले दशक में, आने वाले सदी में हमारी जो पीढ़ी होगी वो खतरे में है। किस चीज का खतरा? तो इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी का, पर्यावरण का खतरा है। तो इको फ्रेंडली कहने का मतलब यह है कि पारिस्थितिकी जो है, पर्यावरण जो है, उसके अनुकूल डेवलपमेंट किया जाए, उसका जो चैन बना हुआ है उसको नहीं तोड़ा जाए, बल्कि उसके अनुकूल ही विकास किया जाए, इको फ्रेंडली किया जाए। अगर हम किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, मान लो हम कैरी बैग यूज कर रहे हैं, तो थैला का हम इस तरह से, वो थैला का इस्तेमाल न करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता हो, जिससे भूमि की उर्वरता में ह्रास होता हो। तो इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये तीन डेवलपमेंट SIE के साथ ये D जुड़ा हुआ है या डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। तो ये साई विश्व समुदाय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, और इन तीनों ही चुनौतियों का समाधान सनातन एग्जिस्टेंस में
है, सनातन संस्कृति के अस्तित्व में है। यानी सनातन संस्कृति का दर्शन इन तीनों का ही समावेश है। अगर आप सनातन संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, अपने संस्कृति से अलग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन तीनों से अलग हो रहे हैं। अगर विश्व समुदाय को इसको बनाए रखने के लिए अलग अलग संस्थागत प्रयास करना पड़ रहा है, अलग अलग नियम कानून, अलग अलग प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है और इसके पीछे का कारण यही है कि कहीं ना कहीं विश्व समुदाय सनातन संस्कृति या सनातन व्यवहार या सनातन दर्शन से अलग हो रहा है। तो हमें ये चाहिए कि अगर इसको बनाए रखना है तो इसको प्रोत्साहित किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, इसको लोक प्रचारित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज को समावेशित या आत्मसात कर सके। आइए हम देखते हैं कि सनातन संस्कृति में इन डेवलपमेंट को कैसे समझाया गया है, कैसे आपके लोक व्यवहार में या दैनिक जीवन में इसको समझाने का प्रयास किया गया है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इन तीनों चैलेंजेस का जो विश्व के समक्ष प्रेजेंट में सबसे बड़ा चैलेंज है, उस समस्या का समाधान कैसे सनातन संस्कृति देती है, हम एक वृक्ष के माध्यम से या एक पौधा के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा एक गेहूं का पौधा है, फसल है, उस फसल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये गेहूं का फसल है, ये मिट्टी है और ये उसकी शाखाएं हैं जिस पर बालियां लगी हुई है, गेहूं की बालियां। अब इसके माध्यम से कैसे सनातन संस्कृति 3D डेवलपमेंट को, साई के डेवलपमेंट को या साई के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है और प्रूफ करता है और कहता है कि आप इसका पालन करो, ये बना रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से, ये ऋग्वेद में दरअसल इसकी व्याख्या की गई है और आज हम पढ़ रहे थे तो अचानक हमें ये मिल गया, तो हम सोचे कि क्यों नहीं आप लोगों से शेयर करें। तो आइए देखें, गेहूं के बाली के माध्यम से हम समझते हैं एक एक करके। आपको पता है कि किसान जब गेहूं लगाता है तो गेहूं लगाने के बाद गेहूं का एक साइज होता है, करीब 3 फीट का साइज का गेहूं का फसल होता है। तो गेहूं के फसल जब आप काटते हैं या चावल धान के फसल को जब आप काटते हैं, तो काटते समय आप देखे होंगे कि हम काटते समय ऐसा नहीं है कि उसको कोड़ करके निकाल दिया जाता है, भूमि से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। नहीं, किसान काटते समय भूमि से या सतह से 4 अंगुल ऊपर या 5 अंगुल ऊपर ही फसल काटना पसंद करता है। क्यों काटता है? इसलिए काटता है ताकि फसल का वो शेष भाग जो 5 अंगुल रह चुका है वो पुनः मिट्टी में समावेशित हो जाए और इस मिट्टी में उपस्थित जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, जो कीटाणु है, उनका भी भोजन मिले। दूसरा, ये फर्टिलाइजर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि भूमि को जो फर्टिलाइजर चाहिए वो अपने गर्भ से ही पैदा किए हुए डंठल से ही पुनः प्राप्त कर लेगा। तो ये हो गया आपका इको फ्रेंडली। पहली बार, यानी कि आपकी सनातन संस्कृति में जो फसल के उपयोग का चरण बताए गए हैं, जो 10 चरणों में हम लोग देख सकते हैं, उन 10 चरणों में पहला चरण है फसल का पहले जो कटनी होती है, जो 5 अंगुल धरातल से छोड़ करके, उसको कहा जाता है कि आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। आज हम लोग क्या करने लगे हैं कि हम लोग फसल के ऊपर वाली जो बालियां हैं उसको काट लेते हैं और उसमें पराली को उसी खेत में छोड़ करके आग लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, जो हमें सनातन संस्कृति नहीं सिखाता है, और हम विज्ञान के नाम पर या विकास के नाम पर या अपने रफ्तार के वजह से, कि जल्दी की वजह से या श्रम साध्य को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पराली को खेत में ही जला देते हैं, डंठल का फसल के बालियां को काट लेते हैं और बाकी उसी में जला देते हैं। ये हमारे लिए इको फ्रेंडली ना होकर के एक तरह से हमारा एक दुश्मन की तरह हम व्यवहार करने लगते हैं अपने प्रकृति के साथ। तो हमारी सनातन संस्कृति यही कहती है कि पहला जो 5 अंगुल काट करके उसको सतह में छोड़ दीजिए ताकि वहां पर वो डिकम्पोज हो सके और खाद्य के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो पहला संदेश फसल का जो ऋग्वेद में दिया गया है। दूसरा, फसल के 5 अंगुल से लेकर के लगभग आधे हिस्से तक, यानी बालियों के काटने से पहले तक का हिस्सा पशु के लिए निर्धारित किया गया है। आप देखे होंगे कि इसी से चारा बनता है, इसी को काट करके हम लोग पशुओं को खिलाते हैं। तो एक तो हो गया कीटाणुओं के लिए, बैक्टीरिया के लिए जो भूमि में है, जिससे यहाँ पे इको साइकिल होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि उर्वरक चक्र चलता है, वो पूरा होता है। दूसरा में ये पशुओं के लिए है कि आप फसल को काट करके वो हिस्सा पहले दूसरे पशु के लिए रख लीजिए। अब ये पशु खाएगा, अब पशु खाया यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया।
उसका आहार के लिए हमने निर्धारित कर दिया। अब तीसरा हिस्सा जो है वो हमारी संस्कृति के अनुसार बाली जो निकलता है, जब हम उसको निकाल करके लाते हैं तो सबसे पहले उसको अग्नि को समर्पित किया जाता है। आप देखेंगे कि जब भी कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है तो सनातन संस्कृति के या सनातन प्रैक्टिस के अनुसार उत्पादन का या फसल का बाली जो होता है उसको समर्पित किया जाता है। तो तीसरा चरण हमारा ये कहता है कि अग्नि को देना है, यानी कि पर्यावरण के लिए या आप कह सकते हैं कि इस धरती के लिए जो सबसे जरूरी चीज है या मानव के रूप में एग्जिस्ट किया, जिसके वजह से आपको पता ही है अग्नि और पहिए के आविष्कार से किया है। तो अग्नि को समर्पित तीसरा चरण कहता है कि आप अग्नि को समर्पित कीजिए। अब यहां से आइए चौथा चरण में। चौथा चरण में ये कहता है कि एक मुट्ठी अनाज आप पक्षियों के लिए निकालिए। जब आप फसल को खेत से निकाल करके उसको छांट करके उसको तैयार कर लेते हैं, तो चौथा चरण सनातन संस्कृति का ये कहता है कि एक मुट्ठी अनाज पक्षियों के लिए निकालिए। आज लोग फैशन में पक्षियों को खिलाते हैं, या जब बहुत ज़्यादा उदार बन जाते हैं या कहीं से टीवी में या न्यूज़ में या पेपर में पढ़ लेते हैं या किसी इंटेलेक्चुअल से सुन लेते हैं, तो ये बात या इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, लोग पक्षियों को खिलाते हैं और लोग उसको आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं इस युग में कि लोग वो देखो पक्षियों को खिला रहा है। तो सनातन संस्कृति ये कहता है कि आपके अन्न प्राप्ति का जो चौथा चरण है, आपके उपभोग से पहले का चौथा चरण, यानी कि इन तीनों चरणों को पूरा करने के बाद इस चौथे चरण में आपको पक्षियों के लिए अनाज निकाल करके एक मुट्ठी रख लेना है। ये भी हो गया आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं। ये हो गया इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, ये भी कह सकते हैं। और ये जो पहला चरण था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा था, क्योंकि इससे क्या है कि भूमि की उर्वरता बन रही थी, तो आगे भविष्य में और उत्पादन होगा, यानी कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, सततता बनी रहेगी। पांचवा चरण ये कहता है, अब आइए उसके नीचे। अब हमने इस साबुत फसल के रूप में दो चरण को देखा और डंठल को हम लोगों ने दो अलग चरण से देखा। अब पांचवें चरण में जब हम गेहूं को आटा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जब मशीन में ले जाकर के, चक्की में ले जाकर के, जब उस गेहूं की बाली को आटा के रूप में या गेहूं के दाने को आटा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो सनातन संस्कृति ये कहता है कि पांचवा जो हिस्सा है आपके अन्न का वो चींटियों को जाना चाहिए, यानी कि आपको चींटियों को खिलाना है। अब ये हुआ कि नहीं सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इको फ्रेंडली। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि किसी परिस्थितिकी में, किसी इकोलॉजी में जितने भी लोग शामिल हैं सब परस्पर एक दूसरे से निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। जहां किसी एक को हटाइएगा तो ये चेन गड़बड़ा जाएगा, और आपको पता ही है कि चेन का लड़ी का एक भी पिन अगर निकाल दिए, एक भी कड़ी को निकाल दिए तो चेन टूट जाएगा। तो इसीलिए हमारे इकोसिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए ये कहता है कि पांचवा हिस्सा जो है वो चींटियों को दीजिए, चींटियों को हम लोग भोजन देते हैं। फिर छठा कहता है कि जलीय जीव, मछली। छठे चरण में कहता है कि एक मुट्ठी मछलियों को भी खिलाइए। ये भी इको फ्रेंडली है, ये भी इंक्लूसिव है। मानव ही नहीं, जल जीव, छोटे छोटे जीव, पक्षी सब इसमें शामिल है। ये इको फ्रेंडली भी हो गया, इंक्लूसिव भी हो गया और सस्टेनेबल भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है? सातवां चरण कहता है कि सातवां चरण गौ माता को खिलाइए। जैसे ही हम अन्न का अपने भोजन को पकाते हैं तो पकाने के बाद जो पहली भोजन होती है या भोजन का पहला हिस्सा जो निकालते हैं वो गौ माता के नाम पे निकालते हैं। आजकल हम लोग फैशन क्या कर लिए हैं कि जो बचा कुचा होता है जूठा उसको ले जाकर के गौ माता को खिलाते हैं, जो बिल्कुल हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जो हमारी प्रेरणा के विरुद्ध है। तो सातवां चरण में कहता है कि गौ माता को खिलाइए। आठवां चरण में कहता है कि जब भोजन पक गया तो पकने के बाद पहले गौ माता को दीजिए। उसके बाद फिर कहता है कि बुजुर्ग, जो आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उनको भोजन ग्रहण कराइए। उसके बाद 9वें में कमाने वाला, जिसने अर्जित करके लाया है, उसका बारी आएगा। और 10वें नंबर पर फिर बारी आता है आपके घर का, आपका समाज का प्रहरी
कुत्ते को खिलाइए। यानी इन 10 चरणों के माध्यम से आप पूरे सनातन संस्कृति का जो संदेश है, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इको फ्रेंडली, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जो विश्व समुदाय के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती है, और विश्व इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए आज कई अलग अलग तरह के प्रयास कर रहा है। कई तरह के कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, सेमिनार किए जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज लाया जा रहा है, और ये सब के सब संदेश पहले से ही सनातन संस्कृति में एक सामान्य उत्पादन वितरण प्रक्रिया से ही समझा जा सकता है। लेकिन आज हम इसको पूरी तरह से डिनाई कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि उत्पादन किसी भी तरह से कर लेना है, केमिकल फर्टिलाइजेशन से, भूमि का कुछ भी हो, ऐसी की तैसी हो जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको उपभोग कर लेना, उसको अपने में यूज कर लेना है, अपने लिए यूज कर लेना है। अब ये सारी प्रक्रियाओं को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये संदेश आसानी से मिल जाएगा कि क्यों हमारे लिए अपनी संस्कृतियों का सम्मान करना, उसको प्रोत्साहित करना या उसको प्रमोट करना, उसको आत्मसात करना जरूरी है। और ये यूपीएससी के लिए, विशेष करके जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट अति आवश्यक है। वो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा करके रखें, क्योंकि आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि सनातन संस्कृति या कोई भी संस्कृति की जो अस्तित्व है, किस तरह से मानव एग्जिस्टेंस के लिए या मानव अस्तित्व के लिए जरूरी है या निर्णायक है। यानी कि संस्कृति विहीन मानव की कल्पना किस तरह से बेबुनियाद है। ये सवाल का जवाब के लिए आपको ये 10 चरणों को समझना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने से जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। आप इसको कैसे गौ माता को देंगे तो क्यों देना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस पे गौ माता पे बात करने जाएंगे तो किस तरह से गौ माता इंक्लूसिव, इको फ्रेंडली